देवा भाऊ योगी स्टाइल में दंगाइयों का इलाज करेंगे और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई दंगाइयों से ही की जाएगी। यानी जिनके घरों में नुकसान हुआ उनको दिया जाएगा और जो लोग दंगों में शामिल थे उनसे लिया जाएगा। ठीक उसी तरह से जैसे उत्तर प्रदेश में योगी सरकार कई बार दंगाइयों बवालियों से नुकसान की भरपाई कर चुकी है, ठीक वही पैटर्न अब नागपुर में देवा भाऊ सरकार अपना रही है। उनसे वसूली होगी 7 पीढ़ियों तक की, ये सारी संपत्ति वसूली होगी। अच्छे दंगाई दंगा करना भूल गए, पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा। दंगाइयों का अलॉट योगी मॉडल ही है और यही वजह है कि पूरब से पश्चिम तक, एमपी से महाराष्ट्र तक, जहां जहां दंगा भड़का योगी मॉडल वहां रोल मॉडल साबित हुआ। अब नागपुर में भी दंगाइयों से नुकसान की एक एक पाई वसूलने की तैयारी है। जब तक हम लोग ये जो दंगे हैं इनको सबक नहीं सिखा देते, विशेष रूप से जिन्होंने पुलिस पर हमला किया है उनको तो निश्चित रूप से अपनी करतूत का भुगतान करना ही पड़ेगा। वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। जिनकी गाड़ियों का नुकसान हुआ है सरकार उनको मदद करने वाली है। नागपुर में हिंसा के बाद फडणवीस का ये स्टेटमेंट योगी मॉडल से पूरी तरह मैच कर रहा है, क्योंकि दंगाइयों के खिलाफ फडणवीस सरकार ने बड़े एक्शन का ऐलान कर दिया है। अब तक 104 दंगाई की पहचान की जा चुकी है, 92 दंगाइयों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। सीएम ने ऐलान किया है कि अगले 4 से 5 दिन में दंगाइयों से नुकसान की वसूली शुरू होगी। यानी अब एक एक दंगाई का हिसाब होगा, एक एक दंगाई से पाई पाई वसूली जाएगी। महाराष्ट्र में हम लोग अपने तरीके से कार्रवाई करते हैं, जहां बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होगी वहां चलेगा, जहां गलत काम होगा उसको रौंदा जाएगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम फडणवीस के तेवर बता रहे हैं कि दंगाइयों का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। खासकर इलाज का योगी मॉडल हो तब कहने ही क्या, दंगाइयों से जल्द ही पाई पाई की वसूली शुरू होगी और जो बचेंगे बुलडोजर के जद में जद होंगे। यकीन मानिए नागपुर को जलाने वालों का ऐसा हिसाब होगा कि 7 पीढ़ियां दंगाई सोच से तौबा कर लेगी। क्या नागपुर हिंसा का इंजीनियर हामिद है? क्या हामिद इंजीनियर ही हिंसा का मास्टरमाइंड है और क्या हिंसा के पीछे शुद्ध सियासी साजिश है? सवाल इसलिए भी क्योंकि मुख्यमंत्री यहां पर आप देखिए किस तरह से इस पूरे मामले में जांच के लिए आदेश तो दे चुके हैं, लेकिन मुख्य आरोपी फहीम खान जिस पार्टी का नेता है, अब उस मॉनिटरिज्म डेमोक्रेटिक पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष हामिद इंजीनियर भी गिरफ्तार हो गया है। आरोप है कि उसने यूट्यूब चैनल को भड़काऊ भाषण दिए, सोशल मीडिया पर विवादित पोस्ट किए, जिससे माहौल बिगड़े और औरंगजेब की कब्र तोड़ने की मांग करने वालों के हाथ काटने की बात कही। यानी पार्टी चीफ हामिद ने औरंगजेब विवाद पर जो जहर उगला, उसके गुर्गे यानी फहीम खान ने उसे मुस्लिम लड़कों की रगों में उतार दिया और नफरत की ऐसी चिंगारी भड़की कि नागपुर जल उठा। पुलिस जांच में पता चला है कि हिंसा के दिन हामिद इंजीनियर ने यूट्यूब चैनल के जरिए भड़काऊ बयान दिए थे, जिससे माहौल तनावपूर्ण हो गया था। साइबर सेल की जांच में पता चला कि हामिद इंजीनियर ने हिंसा वाले दिन सुबह सोशल मीडिया के जरिए लोगों में डर और अशांति का माहौल पैदा करने की कोशिश की थी। इसके अलावा वो कथित तौर पर मुजाहिदीन के लिए चंदा मांग रहा था और गाजा सहायता के नाम पर भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर चंदे की अपील कर रहा था। और जब फहीम खान गिरफ्तार हुआ तो उसे यही इंजीनियर पाक साफ बता रहा था। उसमें तो हमारा रोल नहीं है पार्टी का, हमारा एक भी आदमी नहीं है, पुलिस बता दे। अरे आपका आदमी तो गया सर, हमारा आदमी फहीम तो गिरफ्तार हो गया है, फहीम को कस्टडी हो गई है, अब कौन होगा सर? कि पुलिस तो किसी को भी गिरफ्तारी करती है जी, आपको भी कर लेगी कल। पूरी तरीके से राजनीतिक है, यहाँ के दंगे को हमने एक्सपोज किया है, जिसके लिए यहाँ की पूरी सरकार ओपन हो चुकी है और वो डर रही। लेकिन बात सिर्फ साजिश और दंगे की नहीं, बल्कि दंगे में सियासी साजिश की है, जिसका कनेक्शन अब क्लियर हो गया है। हामिद इंजीनियर माइनॉरिटीज डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष है। नागपुर हिंसा के प्रमुख आरोपी फहीम खान का संबंध भी इसी पार्टी से जुड़ा है। पुलिस जांच में ये खुलासा हुआ कि पार्टी के सदस्यों की भूमिका इस हिंसा में संदिग्ध रही है और इसे एक सुनियोजित षड्यंत्र माना जा रहा है। यानी जांच में ये बातें सच साबित हुई तो यकीनन हिंसा का इंजीनियर कोई सियासी चेहरा ही निकलेगा। गिरफ्तारी के बाद हामिद इंजीनियर से जी न्यूज ने एक्सक्लूसिव बातचीत की और भड़काऊ भाषण पर यहां सवाल किया तो उसने पुलिस की गिरफ्त में फिर वही बात दोहराई है कि मुख्यमंत्री भी औरंगजेब की कब्र को हाथ नहीं लगा सकते। तो अब देखिए इस पूरे मामले पर लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भी कर रहे थे वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट नहीं किया हमने। औरंगजेब का जो ये करेगा उसका हाथ काट दिया जाएगा। वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट में उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, इवन सीएम भी।
हाँ, तो आपने हाथ काटने की बात कही है। एक तरफ देवा भाऊ नागपुर में दंगाइयों से पाई वसूलने की तैयारी में है, तो वहीं दूसरी तरफ उनकी डिप्टी अजीत पवार इफ्तार पार्टी में शामिल होकर मुसलमानों के समर्थन की बात करते हुए नजर आए। तो आप देखिए लगातार कैसे इस पूरे मामले पर सियासत चल रही है और अब इससे एक सवाल खड़ा हुआ है कि क्या देवा भाऊ सरकार दो नाव पर इस वक्त सवारी कर रही है या फिर डिप्टी सीएम अजीत पवार सरकार से अलग अपनी सियासी जमीन तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सवाल अजीत के इफ्तार पार्टी में जाने पर नहीं है बल्कि टाइमिंग पर है और सवाल अमन शांति की बात करने वाले मुसलमानों के समर्थन की भी नहीं है बल्कि विचारधारा की है। क्या बीजेपी की पिच पर अजीत को बैटिंग में मजा नहीं आ रहा? आखिर अजीत पवार इशारे में किसे कह रहे हैं कि माफ नहीं किया जाएगा? सुलगते नागपुर का एक तरफ सियासी कनेक्शन सामने आ चुका है, दूसरी तरफ दंगों में अजित पवार अपने सियासी समीकरण साध रहे हैं, वो भी तब जब एक दिन पहले खुद सीएम फडणवीस नागपुर पहुंचने वाले थे। पहले अजित पवार को सुनिए। मुझे एक भरोसा देना है, आपका भाई अजित पवार आपके साथ है। हमारी मुस्लिम भाई बहनों को जो भी आंखें दिखाएगा, दो गुटों में झगड़ा लगाकर अमन शांति को भंग करेगा और कानून को अपने साथ में लेने की बात करेगा, तो वो कोई भी हो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, माफ नहीं किया जाएगा। यूं तो अजित पवार के इस बयान की तारीफ होनी चाहिए। किसी भी कौम, किसी भी मजहब का सुरक्षा, कानूनी अधिकार और माइनॉरिटी के साथ खड़ा होना जिम्मेदारी भरा काम है, लेकिन बात जब विचारधारा की हो, औरंगजेब पर जब जंग छिड़ी हो, तब सरकार का दूसरा सबसे ताकतवर चेहरा यू टर्न लेकर इफ्तार पार्टी मनाए और विचारधारा के खिलाफ इस तरह के बयान फरमाए, सवाल तो बनते हैं। फिल्म नायक में जैसे अभिनेता अनिल कपूर फैसला ऑन द स्पॉट सुनाते थे, कुछ वैसा ही किरदार आजकल मंत्री परवेश वर्मा का दिख रहा है। वो दिल्ली को मॉनसून से पहले दुरुस्त करने के लिए सड़कों पर है, जहां खामियां दिख रही है तुरंत अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं और बता रहे हैं कि जो लक्ष्य उन्होंने रखा है उसे इन्हीं अधिकारियों से पूरा करवाना है, चाहे इसके लिए अफसरों का ट्रांसफर करना पड़े, सस्पेंड करना पड़े या फिर फटकार लगानी पड़े। मगर हमने भी ठान लिया है कि हम भी अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे और अधिकारियों के साथ में इन्हीं अधिकारियों से ही काम करवाएंगे। चेहरे पर चिंता, जहन में चमचमाती दिल्ली और जुबान से चेतावनी। भले ये बोल परवेश वर्मा को नायक बताने के लिए काफी है। वो दिल्ली को जलभराव से मुक्ति दिलाने की प्रतिज्ञा ले चुके हैं, सड़कों पर चहलकदमी कर रहे हैं और जहां खामियां दिख रही हैं, लगे हाथ फैसला भी सुना रहे हैं। सारे ढक्कन को चेंज करने के लिए बोला है, सारी गलियों को दोबारा बनाने के लिए बोला है और एक अधिकारी आज भी हमने देखा कि थोड़ा सा रात को हो सकता है ड्रिंक करते होंगे, तो उनके मुंह से स्मेल आ रही थी, मैंने उनको ट्रांसफर करने के लिए बोला है। कल अधिकारियों की चर्बी उतारने का मैसेज, तो आज ऑन ड्यूटी नशे में धुत अधिकारी के ट्रांसफर का फैसला परवेश वर्मा के तेवर को जस्टिफाई करने के लिए काफी है। वो सिर्फ दिल्ली को जलभराव के दलदल से ही नहीं बल्कि दिल्ली में अवैध तरीके से ठिकाना बनाने वाले बांग्लादेशी रोहिंग्या के सफाई को लेकर भी एक्शन में है। अरे एडीएम साहब इधर आओ, यहाँ पे लेटर लिखो, सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या बस गए हैं, सर ये डीडीए यहाँ पे डेमोलिशन का बोर्ड लगाओ। यानी सिर्फ अधिकारियों को वार्निंग ही नहीं, उन बांग्लादेशी रोहिंग्या के अवैध ठिकानों पर भी परवेश वर्मा की नजर है, जो झुग्गी बनाकर पीडब्ल्यूडी और डीडीए की जमीन पर अवैध कब्जा कर चुके हैं, जिसकी सफाई का भी आदेश दे दिया गया है। दिल्ली में वादों के मुताबिक बीजेपी की सरकार महिला सम्मान योजना की घोषणा कर चुकी है। गरीब महिलाओं के खाते में 2500 देने के लिए फॉर्मेलिटीज भी पूरी की जा रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अब उसी 2500 के लिए सड़कों पर उतर चुकी है। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन कर रही है और पूछ रही है कि महिलाओं के खाते में 2500 आखिर कब आएंगे। प्रदर्शन की ये तस्वीर उन वादों पर चोट है जिसे चुनावी सीजन में महिलाओं के लिए किया गया था। आम आदमी पार्टी 8 मार्च की याद दिला रही है और पूछ रही है, इतने दिन बीत गए, खाते में 2500 कब आएंगे। विरोध प्रदर्शन में नारेबाजी के अलावा बड़े बड़े चेक के बैनर बनवाए गए हैं, जिसमें महिलाओं को 2500 देने के वादे को जुमला बताया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव से पहले दिल्ली की महिलाओं को वादा किया था कि 8 मार्च को उनके खाते में 2500 रुपए आएंगे, लेकिन हम आप देख सकते हैं कि उनके खाते में 2500 रुपए नहीं आए, तो ये जुमला था। 8 मार्च आके निकल गई मगर महिलाएं इंतजार कर रही हैं, तो हमने बैंक ऑफ जुमला के नाम से एक चेक जो है महिलाओं को दिया है, इस पे 2500 रुपए लिखा हुआ है
दरअसल एक दिन पहले ही सौरभ भारद्वाज को अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बनाया था, जिसके बाद से वो बेहद आक्रामक नजर आ रहे हैं और अब पूर्व सीएम अतिशी के साथ सड़कों पर 2500 के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। दक्षिण भारत में परिसीमन के नाम पर बवाल मचा है। कई राजनीतिक दलों ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने परिसीमन से पैदा होने वाली संभावित चुनौतियों पर चर्चा के लिए कई विपक्षी पार्टियों की बैठक बुलाई और चेन्नई में बुलाई गई इस बैठक में कई विपक्षी पार्टियों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता शामिल हुए। सीएम स्टालिन ने मीटिंग में पहुंचने वाले मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों के नेताओं को पटका पहनाकर सम्मानित किया। परिसीमन पर बैठक में चर्चा के दौरान स्टालिन ने लोकसभा सीट घटने की चिंता जाहिर की और वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का विरोध किया और सभी विपक्षी दलों से इसका पुरजोर विरोध करने की अपील की। बैठक में स्टालिन ने कहा कि परिसीमन के बाद संसद में जनप्रतिनिधियों की संख्या कम हो सकती है और इससे संसद में विचार रखने की उनकी ताकत कम हो जाएगी। वहीं बैठक में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने भी वर्तमान जनसंख्या के हिसाब से निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन पर आपत्ति जताई। We are one country, be respected, but we cannot accept this proposed delimitation because of it will politically limit us. It will punish us for being performing states. We have to stop BJP for implementing any unfair delimitation. देश के दक्षिणी राज्य परिसीमन प्रक्रिया को लेकर इसलिए भी परेशान हैं क्योंकि उन्हें डर है कि प्रस्तावित लोकसभा सीटों का परिसीमन अगर जनसंख्या के आधार पर हुआ तो उनके क्षेत्र का संसदीय प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। इससे देश की राजधानी में भी उनका प्रभाव कम हो जाएगा। परिसीमन को लेकर विपक्षी दलों की अगली बैठक हैदराबाद में होगी। रमजान का महीना है, इफ्तार के साथ सियासी इफ्तार का महीना भी ये होता है। अलग अलग दल अपने सेक्युलर होने का सबूत देने के लिए इफ्तार आयोजित करते हैं या फिर वहां चले जाते हैं, लेकिन इस बार नीतीश और नायडू की इफ्तार का जमीयत ने बहिष्कार कर दिया है। क्यों? वजह बिल्कुल साफ है। चंद दिन पहले दिल्ली में वक्फ संशोधन के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ, लेकिन नीतीश और नायडू सरकार में होने के चलते चुप रहे और अब जमीयत उलेमाए हिंद ने कहा कि खुद को सेक्युलर कहने वाले लोग मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार पर चुप है। लिहाजा उलेमाए हिंद ने अब इनके किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा लेने से मना कर दिया है, यानी कि एक तरह का नीतीश नायडू का सांकेतिक विरोध भी शुरू हो गया है। लेकिन नीतीश कुमार चंद्रबाबू नायडू की ये मजबूरी है कि वो बीजेपी के साथ सरकार में शामिल है। अब अपनी ही सरकार के संशोधन बिल के खिलाफ भला कैसे खड़े हो। लेकिन दिल्ली में प्रदर्शन वाले दिन समाजवादी पार्टी ने इसी का फायदा उठाकर एक चिंगारी भड़काई जो कि अब आग बन गई है। देखना है कि आंध्रा वाले क्या करते हैं, बिहार वाले क्या करते हैं। जो लोग मुसलमान भाइयों के हमदर्द होने की लंबी लंबी बातें करते हैं। धर्मेंद्र यादव का ये बयान महज 5 दिन पुराना है और आज उसी डिमांड पर जमीयत उलेमाए हिंद ने मोहर लगाते हुए लिखा, खुद को सेक्युलर कहने वाले वो लोग जो मुसलमानों पर हो रहे अत्याचार और अन्याय पर चुप है और मौजूदा सरकार का हिस्सा बने हुए हैं। अब जमीयत उलेमाए हिंद ऐसे लोगों के किसी भी कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लेगी, चाहे वो इफ्तार पार्टी हो, ईद मिलन हो या फिर अन्य कोई आयोजन हो। अगर नीतीश के खिलाफ बिहार में इसे मुस्लिमों की बगावत माने तो आंकड़ों को समझना बेहद जरूरी है। बिहार में 17% के करीब मुस्लिम आबादी है। प्रदेश की 243 सीटों में से 38 ऐसी हैं जहां पर मुस्लिम वोटर 20% से ज्यादा है। जमीयत का ये बहिष्कार कहीं न कहीं नीतीश के मुस्लिम वोट बैंक का खेल बिगाड़ेगा। जबकि चंद्रबाबू की बात करें तो फिलहाल उन्हें चुनाव की कोई चिंता नहीं है। और देखिए, बिहार की सियासत में टीका टिप्पणी नहीं बल्कि टीका टोपी पर भी सियासत गर्मा चुकी है। पहली बार आरजेडी की तरफ से पटना से बाहर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया जिसमें तेजस्वी यादव शामिल हुए, लेकिन इस इफ्तार पार्टी में बवाल हो गया। तेजस्वी यादव शाही खजूर का स्वाद चख रहे हैं, 20% वोट बैंक को पाले में लाने का संदेश दे रहे हैं। ठीक दूसरी तरफ तेजस्वी यादव के सामने आरजेडी कार्यकर्ता और भाईजान इफ्तार पार्टी के पकवान लूट रहे हैं। इफ्तार पार्टी में हंगामा तब और बढ़ गया जब उनके नेता बड़े शान से कुर्सी पर बैठकर एक एक व्यंजन को बड़े चाव से चख रहे थे, जो वहां मौजूद भीड़ को हजम नहीं हुआ और फिर नेता और कार्यकर्ता की खातिरदारी में लाए सारे सामान एक झटके में लूट लिए। तेजस्वी देखते रहे, लोग बवाल काटते रहे। इफ्तार पार्टी से ठीक पहले की तस्वीर भी आई है जिसमें तेजस्वी यादव ललाट पर टीका लगाए भक्ति में लीन दिख रहे हैं। दरभंगा के प्राचीन देवी अहिल्या स्थान में पूजा पाठ कर रहे हैं और प्रदेश की सुख शांति की कामना कर रहे हैं, जिसे पॉलिटिकल स्टंट बताया जा रहा है। अब जब इन दोनों तस्वीरों को एक साथ देखें तो वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आखिर आरजेडी बिहार में क्या संदेश देना चाहती है? पहले ललाट पर टीका और थोड़ी देर बाद टीका हटाकर सिर पर टोपी, जो अब सवालों में है। अहिल्या स्थान में
टीका लगाया, चंद कदमों की दूरी पर इफ्तार पार्टी किए, जालीदार टोपी पर पहना और टीका मिटा दिया। यानी बिहार की सियासत में टीका टोपी पर अब टीका टिप्पणी हो रही है। तेजस्वी दोनों वर्ग को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये दाव दरभंगा में उल्टा पड़ गया। बिहार में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के लिए सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। नीतीश कुमार के हर एक्टिविटी को तेजस्वी हाईलाइट कर रहे हैं और अब तो उन्हें खलनायक भी बताया जा रहा है। पटना की सड़कों पर ये पोस्टर नीतीश कुमार के खिलाफ लगाए गए हैं, जिसमें नीतीश की तस्वीर है, नायक नहीं खलनायक हूं मैं लिखा है और नीचे महिलाओं का अपमान, गांधी जी का अपमान और राष्ट्रगान का अपमान जैसे शब्द दोहराए गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार पर आरोप है कि उन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया, राष्ट्रगान के वक्त अजीब हरकत करने लगे, जिसे देखकर आरजेडी ने इसे मुद्दा बनाया और अब पोस्टर के जरिए मुख्यमंत्री को खलनायक बताया जा रहा है। वो मुख्यमंत्री जो हम बार बार कहते हैं अचेत अवस्था में है, उनके स्वास्थ्य को लेकर के हम लोग चिंता करते हैं। अब हम लोग चाहते हैं कि जो राष्ट्रगान का अपमान इन्होंने किया है, देश के 140 करोड़ जनता से वो माफी मांगे आज सदन में। नीतीश कुमार के स्वास्थ्य की चिंता और माफी मांगने के पीछे आगामी विधानसभा चुनाव का एजेंडा छिपा है। आरजेडी को पता है कि जब तक नीतीश कुमार सियासत में एक्टिव है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बमुश्किल बैठ पाएंगे। ऐसे में अब उसे नीतीश कुमार के खिलाफ खुद तेजस्वी यादव फ्रंट फुट पर आकर अपमान पर घमासान का ऐलान कर चुके हैं। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक महायज्ञ कार्यक्रम के दौरान बहुत बड़ा बवाल हो गया। घटिया खाने को लेकर शुरू हुआ विवाद गोलीबारी तक पहुंच गया, जिसके बाद गुस्साए वेद पार्टियों ने हंगामा, तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया। पहले खाने पर विवाद, फिर गोलीबारी, फिर हंगामा, तोड़फोड़ और पथराव। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी माथा भन्ना जाएगा। कहाँ तो महायज्ञ जैसा पुण्य काम हो रहा था, यहाँ कुरुक्षेत्र की धरती फिर कुरुक्षेत्र में बदल गई। जरा तस्वीरें देखिए। शास्त्र के महारथी हाथ में पत्थर लिए हैं, कोई सड़क पर हंगामा कर रहा है, कोई चीख रहा है, कोई चिल्ला रहा है, लेकिन हर तस्वीर कुरुक्षेत्र की गवाही दे रही है। ब्राह्मण देवता के अपमान से शुरू हुआ घमासान का महाभारत में बदल गया, भनक तक नहीं लगी। पुलिस तो तब पहुंची जब हालात काबू के बाहर हो चुके थे। दरअसल कुरुक्षेत्र के केशव पार्क में 18 मार्च से महायज्ञ चल रही थी। 1008 कुंडीय शिव शक्ति महायज्ञ में शनिवार को ब्राह्मणों ने घटिया खाने को लेकर शिकायत की। विवाद के दौरान उसी सुबह सुबह गोली लगने से एक ब्राह्मण घायल हो गया, जिसके बाद साथियों ने यहाँ हंगामा शुरू कर दिया। गुस्साए वेद पार्टियों ने यज्ञ के लगे पोस्टरों को भी फाड़ दिया। विवाद को बढ़ता देख भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। यज्ञ सम्राट स्वामी हरिओम ने वेद पार्टियों के बीच आकर क्षमा मांगी और अंग रक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद दोबारा से वेद पार्टी यज्ञ में शामिल होने के लिए यज्ञशाला में पहुंचे। दिल्ली के भारत नगर इलाके में साजिशन टारगेट किलिंग का आरोप लगा है। परिवार का बड़ा दावा है कि मोहल्ले में ज्यादातर मुस्लिम परिवार हैं, जिसने बेवजह पार्किंग को लेकर पहले तो विवाद किया और उसके बाद राधेश्याम की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। राधेश्याम के शव पर रोता बिलखता ये परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। चाकुओं से गोदकर निर्मम हत्या पर गम के आंसू बह रहे हैं। पीड़ित परिवार रो रो कर वारदात की कहानी बता रहा है। उस घटना का जिक्र कर रहा है जिसमें हिंदू परिवार को टारगेट किया गया, घर पर पत्थर बरसाए गए, पार्किंग विवाद का नाम दिया गया और मौका देखकर राधेश्याम की निर्मम हत्या कर दी गई। उसने ऊपर छत पे से पथराव करे, पत्थर वत्थर मारे, पूरी गाड़ी तोड़ दी, पूरे घर में हमारे यहाँ पे कांच की बोतलें, पत्थर, ईंट वीट सब फेंक रहा है, मार रहा है हमें। बताया गया कि इस विवाद में घर के मुखिया राधेश्याम को पहले टारगेट किया गया, घर पर पत्थर बरसाए गए और जब विरोध में हिंदू परिवार सामने आया तो चाकुओं से गोदकर उसकी हत्या कर दी गई। राधेश्याम की जो बेटी है पिंकी, उनका आरोप है कि उनके घर के आसपास जो है वो मुस्लिम्स ज्यादा रहते हैं और इस वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है, उनके परिवार को टारगेट किया गया, इस वजह से उन पर हमला किया गया है। इस घटना में शामिल आरोपियों का नाम इरशाद जमाल बताया जा रहा है, जिसके खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि इस घटना को पार्किंग विवाद में अंजाम दिया गया है। झगड़े की शुरुआत एक स्कूटी की पार्किंग को लेके हुई थी, जिस पर बच्चे खेल रहे थे। वो स्कूटी कमल की है और 6 लोग इंजर्ड हैं दोनों तरफ से और हमने 302 का मर्डर का मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ एक्शन की बात कर रही है और पीड़ित परिवार इस हत्या से सदमे में है, खौफ में है, डर है कहीं दोबारा उनके परिवार को टारगेट न किया जाए।
अगली खबर दिल्ली से ही, जहां पर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ पुलिस की मुहिम लगातार जारी है। साउथ दिल्ली यहां पर पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों के एक बड़े सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है और कई अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया है। और साउथ दिल्ली पुलिस के इस ऑपरेशन के दौरान 8 भारतीयों को भी गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेशियों को अवैध रूप से बसाने के लिए पैसे लेकर मदद करते थे। पुलिस ने बांग्लादेशियों की मदद करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड मोइनुद्दीन को भी गिरफ्तार किया है। बांग्लादेशियों के फर्जी आधार कार्ड और वोटर आईडी तैयार करवाता था। पुलिस ने इसके पास से 23 वोटर कार्ड और 19 पैन कार्ड भी बरामद किए हैं। पुलिस ने शाहीन नाम के एक और शख्स को भी गिरफ्तार किया है, जो बांग्लादेशियों को नौकरी दिलवाने में मदद कर रहा था। इस मोइनुद्दीन ने 4 और लोगों के साथ मिलकर, फरमान नाम है, एक जुल्फिकर नाम है और 1-2 लोगों के साथ और मिलके ये पूरा रैकेट बस्ट किया है। इनसे हमने लगभग 23 वोटर कार्ड सीज किए हैं और 19 पैन कार्ड सीज किए हैं। इनके अलावा रिजोल नाम के एक बांग्लादेशी गिरफ्तार किया है, जो सभी दस्तावेजों के साथ भारत में रह रहा था। ये गिरोह यूपीआई के जरिए भारत बांग्लादेश सीमा पर पैसे ट्रांसफर करते थे, जिसे अवैध रूप से बांग्लादेश भेजा जाता था। रिजोल नाम का एक आदमी था, जिससे जो मालूम चला इनिशियली उसके इंडियन डॉक्यूमेंट्स थे, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, सब कुछ है उसके पास, बट वो खुद बांग्लादेशी निकला। ये लोग उसको पैसा देते थे, वो आगे एक बांग्लादेश इंडिया बॉर्डर पे एक जगह है जहाँ पे वो यूपीआई करता था, ट्रांसफर करता था। साउथ दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 18 बांग्लादेशियों के खिलाफ कार्रवाई की है, जिनमें से 8 को गिरफ्तार किया गया है, 6 के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है और बाकी 4 आरोपियों की जांच चल रही है। मेरठ में सौरभ हत्याकांड से हर कोई दंग रह गया। कत्ल के लिए वध शब्द का इस्तेमाल करना, सौरभ के दोनों हाथों की हथेलियों को काट देना, सौरभ के सीने पर पहला बार मुस्कान के हाथों से करना और फिर सौरभ का कटा हुआ सिर और दोनों हथेलियां अपने घर ले जाना। साहिल का कमरा, जिसकी दीवार देखने के बाद ये सवाल भी उठने लगे कि सौरभ की हत्या के पीछे की वजह तंत्र मंत्र या जादू टोना या कुछ और। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। सौरभ हत्याकांड में तंत्र मंत्र का पहला किरदार मुस्कान का प्रेमी साहिल है, जो अकेले रहता था, अंधविश्वासी था, तंत्र मंत्र के चंगुल में था, मृतक मां से चैट करता था। दूसरा किरदार पति की कातिल मुस्कान, जिसने पति की हत्या के लिए अंधविश्वास को हथियार बनाया और फिर इसी हथियार से अपने प्रेमी को कत्ल के लिए मनाया। मेरठ में जिस बेरहमी से सौरभ की हत्या की गई, उससे यकीन करना मुश्किल है कि सौरभ और मुस्कान के बीच लव मैरिज हुई थी। पहले सौरभ के कई टुकड़े किए, फिर भी उसका दिल नहीं भरा। कातिल पत्नी मुस्कान ने सौरभ के सीने पर बैठकर चाकू से उसके दिल पर 3 बार किए थे। मुस्कान ने 2 घंटे तक सौरभ के सिर को अपने पास रखा, फिर खाना बनाया और दोनों ने एक साथ खाना खाया, कटे सिर के साथ सो गए। मुस्कान और साहिल दोनों ही रहस्यमय तरीके से अपनी लग्जरी लाइफ जी रहे थे। ये है अंधविश्वासी साहिल का 10 बाई 10 का कमरा। कमरे के दरवाजे से ही कमरे की कहानी शुरू हो जाती है। नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार, तो दरवाजे पर स्वागत इसी लाइन से होता है। दरवाजा खुलता है। कमरे में दाखिल होते ही सामने दीवार पर भगवान शिव की एक तस्वीर दिखाई देती है। तस्वीर भगवान शिव के आदि योगी अवतार की है। साहिल ने अपना नंबर ट्रू कॉलर पर रावण दादा के नाम से सेव कर रखा था। इतना ही नहीं, अपने कमरे की दीवार पर भी लिखा था, मैं रावण। साहिल खुद को रावण समझने लगा था। सोफे के ठीक ऊपर दीवार पर एक पैशाचिक तस्वीर बनाई गई है। इस शैतानी तस्वीर के ठीक ऊपर ब्लैक मैजिक स्टार है। यहाँ पर आप जो मार्क देख रहे हैं, ये सितारा है, यानी इस सितारे के बीच में जो मार्किंग की गई है, सब जगह आपको 6 6 6 6 6 लिखा हुआ है। और इस 6 का मतलब क्या है, इसको डिकोड करने की कोशिश पुलिस की टीम कर रही है। दूसरी तरफ ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं तंत्र विद्या की ओर इशारा करता है कि इसी कमरे में तंत्र विद्या की जाती होगी। साहिल के इस कमरे को देखकर साफ समझ आ रहा है कि वो तंत्र मंत्र, जादू टोना में विश्वास रखता था। सौरभ के कत्ल से जुड़ी ऐसी कई चीजें हैं जो इशारा करती है कि साहिल के अंधविश्वासी होने की वजह से कत्ल भी उसी तरीके से किया गया है। सौरभ की हत्या से उनका पूरा परिवार टूट चुका है। सौरभ के भाई ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि जिस दरिंदगी के साथ उनके भाई को मारा गया, उन्हें भी वैसी ही सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये चाहता हूँ, जो मेरे भाई को उन्होंने जिस दरिंदगी से मारा है ना, उनको भी वैसी सजा होनी चाहिए। मेरे भाई का क्या कसूर था, वो तो प्यार करता था और अपनी बेटी पीहू के लिए खर्चा वगैरह सब देता था, क्या कमी रखी।
सौरभ हत्याकांड में साहिल के कमरे से जो तस्वीर नजर आई है, ऐसी तस्वीर वो रखते हैं जो लोग ब्लैक मैजिक यानी कि काला जादू में विश्वास रखते हैं। सौरभ के कमरे से एक बिल्ली भी मिली है जिसे वो दूध पिलाता था। अब इससे सवाल उठ रहा है कि क्या साहिल ने ये बिल्ली किसी खास मकसद से यहाँ पर पाल रखी थी। तंत्र मंत्र, दूसरी दुनिया के लोगों से बात, कमरे में विचित्र सी तस्वीरें। सौरभ हत्याकांड की खौफनाक कहानी से हर कोई सन है। साहिल का कमरा तंत्र मंत्र और किसी रहस्य से कम नहीं है। आरोपी साहिल ने कमरे में एक बिल्ली भी पाली थी। इसी बिल्ली के साथ अक्सर वो खेलता दिखता था। माना जा रहा है कि उसने ये बिल्ली किसी खास मकसद से पाली थी। साहिल इसी बेड पर सोता था और यहाँ पर उसने एक बिल्ली पाल रखी थी। हमने तस्वीरों में देखा कि कैसे बिल्ली यहाँ पर निकलते आई। साहिल ना तो ज्यादा किसी से बात करता था और ना ही बार बार घर से निकलता था। खास बात ये है कि किसी के भी संपर्क में नहीं रहने वाला साहिल एक बिल्ली को दूध पिलाता था। सौरभ ने बिल्लियां पाल रखी थी। हालांकि अमूमन होता है कि तंत्र मंत्र की आप जब क्रिया करते हैं तो बिल्लियों का इस्तेमाल होता है। बिल्लियों को वो खाना खिलाता था। इस हत्याकांड में जो तंत्र मंत्र का एंगल सामने आया है, उससे माना जा रहा है कि साहिल ने यह बिल्ली भी किसी खास मकसद से पाली होगी, क्योंकि बिल्ली की कई तरह की तांत्रिक क्रियाओं में पूजा की जाती है। यूपी की राजधानी लखनऊ में महिला से रेप की कोशिश और हत्या के मामले में अब पुलिस ने यहां बड़ी कार्रवाई की है और मुख्य आरोपी को एनकाउंटर में ढेर कर दिया। इस वारदात में शामिल दूसरा आरोपी पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। मलियाबाद में महिला को अगवा कर उससे लूटपाट और रेप की कोशिश के बाद हत्या ने हड़कंप मचा दिया था। मामले के एक आरोपी दिनेश को पुलिस ने फौरन धर दबोचा, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर रह गया, जिसके बाद पुलिस ने मुख्य आरोपी अजय द्विवेदी पर 1 लाख का इनाम रखा। सुबह पुलिस ने इनाम रखा और शाम होते होते योगी फोर्स ने वो कर दिखाया जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था। अगले चौराहे पर भागते से पहले ही वह सारी तस्वीरें कैद हो जाएंगी और अगले चौराहे तक पहुंचते पहुंचते पुलिस उसको ढेर कर चुकी होगी। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर आरोपियों की पहचान की, जिसमें से एक आरोपी दिनेश शुक्रवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर मुख्य आरोपी अजय द्विवेदी हरदोई भागने की फिराक में था। पुलिस को इनपुट मिली तो घेराबंदी की गई और बाइक से भागने की कोशिश कर रहे अजय को मुठभेड़ में ढेर कर दिया। सबसे पहले फायरिंग की, जिसके बाद उसको जब दौड़ाया गया तो वो आगे सीधी रोड होते हुए सीधे अंदर की तरफ जो जंगल है उसमें वो अंदर चला गया, जहां पर पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और उसकी मौत हो गई। अगली खबर यूपी के अमरोहा से, जहां पर जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने गए एक शख्स की पिटाई के बाद शिया और सुन्नी समुदाय यहां आमने सामने आ गए। विवाद के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ डीएम में अब शिकायत भी दर्ज कराई है, जिसके बाद अमरोहा की जामा मस्जिद एक बार फिर से चर्चा में है। दरअसल यहां पर जुमे की नमाज के दौरान शिया और सुन्नी समुदाय के पहले कहासुनी हुई और उसके बाद यहां धक्का मुक्की की नौबत आ गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हाँ, पुलिस वालों को लेकर बुला के जुमे की नमाज के दौरान हुए विवाद के बाद सुन्नी पक्ष ने अमरोहा के डीएम को लिखित शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है, जबकि शिया पक्ष पहले ही 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करा चुका है। जुमे की नमाज से 2 दिन पहले भी सैदनगली थाना इलाके की इसी मस्जिद में शिया और सुन्नी पक्षों के बीच मारपीट हुई थी। यहाँ शिया समुदाय के लोगों पर नमाज पढ़ने आए सुन्नी समुदाय के शख्स की बेरहमी से पिटाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। यूपी के संभल में प्राचीन धरोहरों की खोज का सिलसिला लगातार जारी है और अब संभल के मुस्लिम बाहुल्य सराय तरीन इलाके में विशाल पौराणिक कूप मिला है और सराय तरीन इलाके के मोहल्ला दरबार में मिले इस प्राचीन कूप का नाम रसोंदक कूप बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने इस रसोंदक कूप को कूड़े कचरे से भर दिया था, लेकिन अब प्रशासन इसे उसके प्राचीन स्वरूप में लौटाने की पुरजोर कोशिश कर रहा है और इसके लिए कूप में भरे कूड़े कचरों को यहाँ साफ किया जा रहा है। रसोंदक कूप की सामने आई तस्वीरों में नगर पालिका की टीम जेसीबी मशीन के साथ कूप पर पहुंची और रसोंदक कूप से कचरा बाहर निकालती हुई दिखाई दी और सराय तरीन इलाके में मिले इस रसोंदक कूप को मनोकामना पूरी करने वाला कूप भी कहा जाता है। रसोंदक कूप के बारे में मान्यता है कि इस कूप में स्नान करने से मनोकामना की पूर्ति होती है और यहाँ का अगर 6 महीने इसका जलपान करा जाए तो ज्ञान में वृद्धि होती है। पुराणों में संभल को धार्मिक तीर्थ स्थल के तौर पर माना जाता है। यहाँ 68 तीर्थ स्थल और 19 कूप का जिक्र है, लेकिन मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण समय के साथ इनमें से कई अपनी पहचान खो बैठे। अब प्रशासन इन धरोहरों को वापस संजोने की कोशिश कर रहा है। यूपी के सीएम का योगी का जो बुलडोजर है, आपको बता दें, इसका इस्तेमाल अब सिर्फ यहाँ पर अतिक्रमण के खिलाफ नहीं किया जा रहा है।
बल्कि नेताओं के स्वागत के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। और ऐसा ही एक मामला यूपी के झांसी से सामने आया है, जिसमें बुलडोजर से बीजेपी के नेता है इतना शानदार और अनोखा स्वागत हुआ कि पूरे इलाके में इसकी चर्चा होने लगी। बीजेपी के नए नवेले जिला अध्यक्ष प्रदीप पटेल के इस स्वागत को देखकर हर कोई हैरान है, क्योंकि उनके स्वागत में फूलों से ज्यादा बुलडोजर का इस्तेमाल चर्चा का विषय बन गया। वायरल वीडियो में दिखाई दिया कि सड़क पर 2 बुलडोजर पर बीजेपी के कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं और हाथों में एक बड़ी माला ली बुलडोजर पर खड़े हैं, और इनके बीच में है बीजेपी के नए जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल, जो अपनी कार के सनरूफ से बाहर निकलते हैं और बीजेपी कार्यकर्ता उन्हें करीब 50 किलो की ये माला पहनाकर उनका शानदार स्वागत करते हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष की इन अनोखी स्वागत यात्रा के दौरान झांसी की सड़कें जाम हो गयी। बुलडोजर और गाड़ियों के काफिले की वजह से कई घंटों तक यातायात ठप रहा। उत्तर प्रदेश की जालौन से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। यहाँ पर पुलिस और एक नेताजी के बीच सड़क पर ही ठन गई। पहले तो नेताजी ने पुलिस की पोल खोली और उसके बाद पुलिस ने नेताजी की यहाँ जमकर खातिरदारी कर दी। जानता हूँ पुलिस की हकीकत, हमारे जैसे पुलिस वाले मैंने बहुत देखे। औकात तो बहुत बड़ी है। पुलिस का टैग लगाए, नौकरी करने के लिए तेरे जैसे चमचे को नहीं, समझे। और कुछ इस तरह खाके खादी का पावर गेम बीच सड़क शुरू हुआ और देखते ही देखते बात हाथापाई और छीना झपटी तक पहुंच गई। फिर तो पूरा शहर तमाशा देखने लगा। हाथ उठाया, तूने हाथ उठाया, हाथ उठा तू, हाथ उठा, प्रयास कर क्या हाथ उठाने का? छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा? नहीं छोड़ेगा, क्यों नहीं छोड़ेगा? तू छोड़ रहा है या नहीं छोड़ रहा? मुझे किस अधिकार से पकड़े? मुझे किस अधिकार से तुमने पकड़ा है? दरअसल छुट भैया नेता किसी मामले की पैरवी में था, लेकिन बात नहीं बनी। मामला बिगड़ता देख नेताजी पुलिस से ही भिड़ गए। फिर क्या था, पुलिस ने भी नेताजी को टांग लिया। उम्मीद है कि पुलिस से इस तरह की बदसलूकी नेताजी दोबारा कभी नहीं करेंगे। यूपी के सहारनपुर से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर बीजेपी के नेता ने पूरे परिवार को गोलियों से ही भून दिया। गोली लगने की वजह से 2 बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पत्नी और एक बच्चे की हालत इस वक्त गंभीर है। पूरा मामला सहारनपुर से गंगोह थाना क्षेत्र का है। यहाँ बीजेपी नेता योगेश रोहिल्ला ने अपनी पत्नी समेत 3 बच्चों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलियों की आवाज सुनकर गांव के लोग इकट्ठा हो गए। जब तक लोग अंदर पहुंचे तब तक बीजेपी नेता अपने बच्चों और पत्नी को गोली मार चुका था। गोली लगने से एक बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक बच्चे ने अस्पताल जाते वक्त रास्ते में दम तोड़ दिया, जबकि पत्नी और एक बच्चे को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने आरोपी योगेश रोहिल्ला को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ की जा रही है। शुरुआती जांच में पता चला है कि वह कुछ दिनों से मानसिक रूप से परेशान था। वारदात में बीजेपी नेता ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल का इस्तेमाल किया। जब दिमाग में कमी आ रही है तो फिर ये बेरीवाल कैसे रख रहा था? इसके परिवार वाले हथियार। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। घर में मौजूद अन्य सबूतों की जांच की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस वारदात के पीछे असली वजह क्या थी। उत्तर प्रदेश में अपराध माफिया और अवैध कब्जे पर यूपी सरकार का बुलडोजर गरज रहा है। अतिक्रमण पर लगातार कार्रवाई हो रही है। वहीं राजधानी लखनऊ में गोसाईगंज और गोमती नगर विस्तार में एलडीए ने अवैध प्लॉटिंग पर यहां बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान प्रशासन ने 40 बीघा में की जा रही 5 अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया। अतिक्रमण के खिलाफ ये बुलडोजर कार्रवाई गोसाईगंज और गोमती नगर में हुई। इस बुलडोजर कार्रवाई की तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें प्रशासन का बुलडोजर अवैध निर्माण को तोड़ता हुआ दिखाई दिया। दरअसल एलडीए को जानकारी मिली थी कि कुछ भूमाफिया अवैध प्लॉटिंग कर रहे हैं, जिसके बाद एलडीए के उपाध्यक्ष के निर्देश पर कब्जे वाले 5 प्लॉटों को ध्वस्त कर दिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से भूमाफिया में हड़कंप मचा हुआ है। भूमाफिया ने यहाँ अवैध रूप से सड़क, नाली, बाउंड्री वॉल, साइट ऑफिस बना दिया था। बुलडोजर से अवैध निर्माण को तोड़ा गया। भूमाफिया ये तस्वीर देख ले और अपने जहन में बिठा ले कि योगी राज में अतिक्रमण का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि योगी सरकार का बुलडोजर हर उस जगह गरज रहा है जहां पर माफिया या बाहुबलियों ने अवैध कब्जा कर रखा है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ पर एक व्यक्ति ने सरकारी नौकरी करने वाली 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 9 लड़कियों से बारी बारी से शादी की और करोड़ों रुपए का लोन निकलवा कर फरार हो गया। ये जालसाज मैट्रिमोनियल वेबसाइट्स के जरिए युवतियों को अपने जाल में फंसाता था, उनसे शादी करता था और घर बनवाने के लिए लोन की बात कहकर चूना लगाता था। इसका खुलासा तब हुआ जब एक साथ 3 महिला पुलिस थाने पहुंची।
नौकरी वाली महिलाओं को, टीचर को शादी के जाल में फंसाता है। शादी करने के बाद लोन निकाल करके अपने जैसे 2020 में इसके पीछे जब पड़े तो पता चला 55-56 शादियाँ इसने किया और हमसे पैसा भी लोन भी ले लिया। थाने में सभी महिलाओं ने एक ही व्यक्ति को अपना पति बताया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक जालसाज अब तक कई महिलाओं से शादी के बाद पैसे ऐंठ चुका है। पूछताछ के दौरान यह भी ज्ञात हुआ कि वर्तमान में राजन सिंह किसी नीलिमा सिंह नामक महिला के साथ रह रहा है। राजन सिंह के अन्य भी कई महिलाओं के साथ संबंधों के विषय में जानकारी मिली है। आरोपी राजन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, लेकिन राजन के लिए अब भी महिलाएं आपस में उलझती दिखी। मध्य प्रदेश के मंदसौर में बेहद चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर 1.5 साल पहले मर चुकी एक महिला अचानक से अपने घर पहुंचती है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि इसकी हत्या के आरोप में 4 लोग जेल की सजा काट रहे हैं। कटा हुआ बताया जा रहा है कि यही वो महिला है जो करीब 1.5 साल बाद जिंदा वापस अपने घर लौटी, तो परिवार वाले भी आश्चर्य में पड़ गए और गांव वालों की भीड़ भी उनके घर के बाहर जुट गई। उसके वापस आने पर परिवार को विश्वास नहीं हुआ। उसके पिता उसे तुरंत पुलिस स्टेशन ले गए और उसके जिंदा लौटने की जानकारी पुलिस को दी। हांडला में जब डेड बॉडी मिली थी करीब 1.5 साल पहले, तो उस समय हमने उस डेड बॉडी की पहचान अपनी लड़की के रूप में की थी, लेकिन वो लड़की उनके यहाँ वापस जीवित आ गई थी। दरअसल 1.5 साल पहले ट्रक से एक महिला के कुचल जाने का वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी पहचान घर वालों ने अपनी बेटी के रूप में की थी, जिसके बाद पुलिस ने शव को बरामद करके उन्हें सौंपा था। तब लोगों ने उनका अंतिम संस्कार भी किया था। आज हमने उसकी जलाई, जलाने के बाद की मैं बेटी हमारी जाति कार्यक्रम करके उन्हें गंगा जी भेजी। कितने साल बाद आपकी बेटी? ये मतलब 1.5 साल हो गया। महिला के पिता ने 4 लोगों पर हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि 1.5 साल बाद उसके घर वापस लौटने पर अब कई गंभीर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उसकी हत्या के आरोप में 4 लोग अब भी सजा काट रहे हैं। क्या गधों के भी अच्छे दिन आ गए हैं? ये बात सुनकर आपको थोड़ा सा अजीब जरूर लगेगा, लेकिन अब जो खबर हम आपको दिखाएंगे तो आप इसे जरूर सोचेंगे, क्योंकि देश में एक ऐसा राज्य भी है जहां साल में एक दिन गधों की पूजा की जाती है। आपने मंदिरों में देवी देवताओं की पूजा होते देखी होगी, लेकिन राजस्थान के बीकानेर में नजारा कुछ अलग है, क्योंकि यहाँ गधा भी पूजा जाता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि भक्त गधे को नहलाकर उसे तिलक लगा रहे हैं, फूलों की माला पहना रहे हैं और इतना ही नहीं, विशेष प्रसाद का भोग भी अर्पण किया जा रहा है। दरअसल शीतला गेट इलाके में हर साल शीतलाष्टमी पर माता शीतला की भव्य पूजा होती है, लेकिन इसमें सबसे दिलचस्प परंपरा ये है कि माता की सवारी यानी गधे को भी पूरे विधि विधान से पूजा जाता है। ये दिन गधों के लिए भी खास है, क्योंकि सारी दुनिया का बोझ उठाने वाले इस जानवर को श्रद्धालु न केवल पूजते हैं, बल्कि माथे पर तिलक लगाकर फूलों की माला पहनाते हैं और खास भोग अर्पण करते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार इस पूजा से कई बीमारियों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। महिलाएं एक दिन पहले खास पकवान बनाती हैं और उसे माता शीतला और गधे को अर्पित करने के बाद खुद भी ग्रहण करती हैं। और देखिए, वो जमाना दूसरा था जब आप सालों तक अपने बिजली के बिल को नहीं भरते थे और बिजली विभाग की टीम झांकने तक नहीं आती थी। लेकिन अब ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि अब बिजली विभाग घर में घुसकर आपकी गाड़ी, टीवी और सामान जब्त करके इसकी भरपाई करता है, और खासकर एमपी का बिजली विभाग। उज्जैन से आई ये तस्वीरें उन सभी के लिए एक वार्निंग है जो बिजली का बिल ना जमा करना अपना हक समझते थे। आप देखकर सोच रहे होंगे कि ये क्या चल रहा है, तो जान लीजिए, ये उन बकायेदारों पर कार्रवाई है जिन्होंने सालों से बिजली बिल जमा नहीं किया। अब बिजली विभाग किसी की बाइक जब्त कर रहा है, किसी की टीवी, किसी की वॉशिंग मशीन तो किसी का फ्रिज। बिजली विभाग ने अब तक 330 लोगों पर कार्रवाई की है और 1 महीने में 80 लाख रुपए की वसूली हुई है। जो लोग वसूली के लिए पहुंची टीम को पैसे का भुगतान नहीं कर रहे, उनके सामान की कुर्की की जा रही है। उज्जैन बिजली विभाग ने अब तक 12 मोटरसाइकिल सहित कई इलेक्ट्रॉनिक सामान जब्त किया, जिनमें टीवी, फ्रीज, वॉशिंग मशीन और बाइक जैसी चीजें शामिल हैं। अगर आपने भी अब तक बिजली बिल भुगतान नहीं किया है तो वसूली टीम के पहुंचने का इंतजार मत कीजिए। मैदानी राज्यों में बेशक ठंड का मौसम जा रहा है, लेकिन पहाड़ों पर मौसम ने यहाँ गजब से करवट ली है। लगातार हो रही बर्फबारी के बाद जम्मू कश्मीर में सर्दी का सितम जारी है। बर्फबारी को देखकर ऐसा लगता है कि मानो ठंड में यू टर्न यहाँ पर ले लिया हो। बर्फ से ढके पहाड़ों की ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के डोडा इलाके की है, जहां पर ताजा बर्फबारी से पूरा इलाका गुलजार हो गया है।
भद्रवाह घाटी में ताजा बर्फबारी के बाद इलाका बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। पेड़ पौधे हो या फिर पहाड़, सब बर्फ की सफेद चादर में लिपटे नजर आए, जिससे ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रकृति ने पूरे पहाड़ को बर्फबारी से ही सजा दिया हो। ताजा बर्फबारी के बाद जहां मौसम खुशनुमा हो गया, वहीं कई इलाकों में मुसीबतें भी बढ़ गई है। करगिल में जोजिला दर्रे पर भी भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमा हो गई और यातायात पूरी तरह से ठप हो गया, जिसके बाद सीमा सड़क संगठन ने सड़क पर जमी बर्फ को हटाने का अभियान चलाया और बीटीओ के कर्मचारी मशीनों के जरिए बर्फ हटाने का काम करते हुए दिखाई दिए। वहीं बारामूला के गुलमर्ग टूरिस्ट रिजॉर्ट में भी पर्यटकों की भारी भीड़ नजर आई, जहां बर्फबारी के बाद सैलानी इन बर्फीली वादियों का जमकर लुत्फ उठाने के लिए लंबी लंबी कतारों में नजर आए।